हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो गोरखों की सेना और गोरखों की दिव्य प्रणाली और गोरखों की टैक्स नीति रहेगा। लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि गोरखा शासन 1790 से 1815 तक रहा कुमाऊं में। और इस समय नेपाल के राजा कौन थे 1790 में? रण बहादुर शाह। और कुमाऊं में इस समय चंदवंश चल रहा था, जिसके शासक थे अंतिम शासक महेंद्र चंद। और इनको हरा देते हैं, ठीक है। गोरखा और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा था। गोरखों का जो आगमन था यमराज आगमन के बराबर था, अजय सिंह रावत जी ने कहा है, ये हमने देख लिया है। हर्षदेव जोशी को 3 उपाधियां, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। नेपाल के राजा में पृथ्वी नारायण शाह महत्वपूर्ण है, आधुनिक नेपाल का निर्माता थे। रण बहादुर शाह भी महत्वपूर्ण है। और गीवाण युद्ध विक्रम शाह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1804 में जब गढ़वाल पर गोरखों का आक्रमण होगा तो गीवाण युद्ध विक्रम शाह उस समय नेपाल के राजा होंगे। गोरखों का प्रशासन में जो महत्वपूर्ण था वो था जोगामल शाह। पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था गोरखों में, ऐसा पहला सूबा जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया था। काजी नरसाई महत्वपूर्ण है मंगल की घटना के लिए। मंगल की रात को जो उसने नागरकोटी लोगों के क्या कटवा दिए थे, सर कटवा दिए थे, तो उस घटना के लिए प्रसिद्ध है और वो घटना मंगल की रात को हुई थी। अजब सिंह खवास सूबा महत्वपूर्ण नहीं है। सूबा बमशाह चौतरिया में जो महत्वपूर्ण है वो है 1815 तक कुमाऊं का राजकाज संभालेगा और कुमाऊं का अंतिम सूबा। फिर हमने गढ़वाल के गोरखा प्रशासक देखे थे, इसमें अमर सिंह थापा काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जितने भी फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो काजी वाला फैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। रणजोर सिंह थापा में जो महत्वपूर्ण है वो है मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर करने की उपाधि दी और सभा मंडली का गठन किया। हस्तिदल चौतुरिया, ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? तकावी ऋण उपलब्ध करवाया। बाकी शासक कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है वैसे, बाकी आप याद कर लीजिएगा वैसे। अब देखते हैं गोरखा सेना। तो गोरखों की जो सेना थी वो यूरोपियन प्रकार की सेना थी। कारण क्या था? गोरखों की सेना में अनुशासन देखने को मिलता है, मॉर्निंग में ये परेड करते थे। तो कुल मिला के जो गोरखों की सेना थी वो यूरोपियन प्रकार की सेना से मेल खाती थी। तो इसलिए इतिहासकारों ने यूरोपियन प्रकार की सेना से गोरखा सेना की तुलना की है। अब देखते हैं गोरखों की सेना कितने भागों में विभक्त थी। एक तो थी स्थायी सेना और एक थी अस्थायी सेना, ठीक है। तो स्थायी सेना में 2 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। स्थायी सेना में कितने प्रकार के सैनिक थे? 2 प्रकार के सैनिक। एक होते थे जागरिया सैनिक, इन्हें जागचा या जगीचा भी कहा जाता था। एक होते थे ढाकरिया सैनिक, इन्हें ढाकचा या माजली भी कहा जाता था। तो ये जो जागरिया सैनिक होते थे ना, यही बाद में ढाकरिया सैनिक भी बन जाते थे, ठीक है। नियुक्ति काल में मान लीजिए जब कोई सेना में कोई नया व्यक्ति आया, तो जब उसकी नियुक्ति होती थी तो उस दौरान उसको जागरिया कहा जाता था, ठीक है। नियुक्ति काल में क्या कहा जाता था? जागरिया कहा जाता था। और 1 साल तक उसे सेना में रखा जाता था। तो 1 साल के दौरान जब वो सेना में रहता था तो उसे जागरिया सैनिक कहा जाता था। 1 साल बाद इन जागरिया सैनिकों को हटा दिया जाता था और कहते थे कि भैया 2 साल तक अब हम तुम्हें सेना में शामिल नहीं करेंगे। तो 2 साल तक अब हम क्या करेंगे? तुम्हें सेना में शामिल नहीं करेंगे और आपातकाल के समय ही तुमको बुलाया जाएगा। तो जब ये 1 साल बाद यहाँ से रिटायर हो जाते थे तो इनको ढाकरिया सैनिक कहा जाता था। तो थोड़ा लिख लेते हैं इसको। देखो, जागरिया सैनिक क्या है? सामान्यतः 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति काल में सैनिकों को जागरिया कहा जाता था। तो जब तक ये सेना में नियुक्त हैं तब तक इनको जागरिया कहा जाता था। ढाकरिया सैनिक क्या है? 1 वर्ष बाद नए सैनिक रखे जाते थे और जो पुराने सैनिक होते थे उन्हें 2 वर्षों तक सेना में नहीं लिया जाता था और ये सैनिक ढाकरिया कहलाते थे और इन्हें आपातकाल के समय बुलाया जाता था। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो जागरिया सैनिक होते थे ना, वही बाद में ढाकरिया बन गए। पहले तो 1 साल के लिए सेना में रहे, ठीक है। 1 वर्ष बाद फिर क्या हुआ? नए सैनिक आ गए। और जो ये पुराने सैनिक थे जागरिया, देखो यहाँ पर जो पुराने सैनिक होते थे, पुराने सैनिक कौन? यही जागरिया। उन्हें 2 वर्षों तक सेना में फिर नहीं लिया जाता था और ये सैनिक फिर बन जाते थे ढाकरिया। तो जो पहले कभी जागरिया होते थे वो अब बाद में क्या हो गए? ढाकरिया हो गए हैं। अब देखते हैं गोरखा सैनिकों के प्रमुख हथियार या मुख्य हथियार। तलवार, तीर कमान, लमछड़, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था खुखरी। और खुखरी बनाने का केंद्र था डोटी के गढ़ी नगर में और इसे बनाते थे नेवार जाति के लोहार। बस इतना ध्यान रखना, नेवार जाति के लोग गढ़ी नगर में खुखरी बनाते थे और ये गोरखों का सबसे मुख्य हथियार हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कैप्टन थे हीयर सिंह, उन्होंने गोरखों की सेना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वैसे तो इतने स्टेटमेंट नहीं आएंगे एग्जाम में, इतना डीप नहीं बनेगा प्रश्न। गोरखा सेना बहादुर, निडर तथा शत्रु की परवाह नहीं करती थी। वह हमेशा प्रसन्न रहती थी और थकान की परवाह
नहीं करती थी। ये तो मुझे लगता नहीं कि महत्वपूर्ण होगा। नेपाली अफसर अज्ञानी, चंचल, विश्वासघाती व अत्यंत लालची होते हैं। तो हीरासी ने लिखा है, नेपाली अफसरों को क्या लिखा है, विश्वासघाती व लालची की संज्ञा दिया है हीरासी ने। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। अब देखते हैं गोरखों की न्याय प्रणाली। गोरखों में जो न्याय प्रणाली थी, ठीक है, जज को कहा जाता था विचारी। मैंने आपको बताया था पहले भी, जज को क्या कहा जाता है, विचारी कहा जाता था गोरखों की न्याय प्रणाली में। और इस पद का गठन गोरखों ने इसलिए किया था क्योंकि जो उनके सुब्बा होते थे, नायब सुब्बा होते थे, वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दुर्ग में अभियान में बिजी रहते थे। तो जिस कारण उन्होंने एक नए पद का निर्माण किया। वैसे तो सारे फैसले कौन कर सकता था, सुब्बा कर सकता था, मृत्युदंड तक देने का अधिकार था, ठीक है, लेकिन इनके पास टाइम का अभाव था, समय का अभाव था, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा दुर्ग में बिजी रहते थे। तो इसलिए इन्होंने एक पद बना दिया विचारी का, और ये पद था जज का। तो जज को क्या कहा जाता था, विचारी कहा जाता था। हमने पढ़ा था कि चंदों के समय मृत्युदंड का अधिकार केवल राजा के पास था, लेकिन गोरखों के समय कई अधिकारियों के पास ये अधिकार था। कई अधिकारी मिलकर मृत्युदंड का फैसला सुनाते थे, जैसे सुब्बा, नायब सुब्बा, तो इससे नीचे के जो अधिकारी थे सब लोग मिलकर मृत्युदंड सुनाते थे। लेकिन चंदों के समय किसके पास था अधिकार, राजा के पास था। तो सुब्बा लोगों के पास भी काफी पावर थी गोरखों के समय, लेकिन वो बिजी रहते थे, तो उन्होंने बना दिया एक पद विचारी, जो कि न्याय व मुकदमे का काम देखता था। अब न्याय का काम कैसे करते थे, दिव्य परीक्षाओं के माध्यम से न्याय करते थे गोरखा। खाली एक दिखावा था गोरखों का कि हमने एक दिव्य परीक्षा बना दी है, और जो इन दिव्य परीक्षाओं में पास हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, दोषी नहीं कहलाएगा। लेकिन ये दिव्य परीक्षाएं कुछ इस प्रकार की होती थी कि कोई भी व्यक्ति इन दिव्य परीक्षाओं से नहीं बच सकता था, और उसे दोषी बनना ही पड़ता था, अर्थात वो गुनहगार साबित होगा ही होगा। तो गोरखों ने इस प्रकार की दिव्य परीक्षाओं का निर्माण किया था। और इनका वर्णन किस किसने किया है, इन दिव्य परीक्षाओं का बद्रीदत्त पांडे ने वर्णन किया है, ट्रेल ने वर्णन किया है, और एटकिंसन ने भी इन दिव्य परीक्षाओं का वर्णन किया है। तो अलग अलग प्रकार की दिव्य परीक्षाएं करवाते थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दिव्य परीक्षाओं का संबंध किससे है, चंद वंश, गोरखा वंश या परमार वंश, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो दिव्य परीक्षा की जो नीति थी, दिव्य परीक्षा का जो प्रावधान था, वो किसके समय था, गोरखों के समय था। और ये दिव्य परीक्षा इन्होंने जानबूझ के रखी थी। अब देख लीजिए गोला दीप, ठीक है, गोला दीप परीक्षा में क्या करते थे गोरखे, मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उस दोषी व्यक्ति को एक लोहे का डंडा दिया जाता था, और इस लोहे के डंडे को गर्म कर दिया जाता था। ठीक है, मान लीजिए डंडा है, ठीक है, इसे गर्म कर देंगे, और उस व्यक्ति को कहेंगे इस डंडे को पकड़ के आप थोड़ी देर चल लीजिए, टहल लीजिए, और यदि आपका हाथ जल गया तो आप दोषी कहलाएंगे, और हाथ नहीं जलेगा तो आप दोषी नहीं कहलाएंगे। लेकिन अब खुद ही सोचिए, आप लोहे के डंडे को अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हाथ तो गर्म होगा ही, हाथ जलेगा ही, तो हाथ जल जाता था और व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता था। तो इस प्रकार की उटपटांग परीक्षाएं गोरखों ने रखी थी। ठीक इसी प्रकार का क्या था, कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में क्या होता था, एक कढ़ाई के अंदर क्या रख देते थे, तेल रख देते थे, तेल गर्म किया जाता था, उस तेल को उबाला जाता था, और व्यक्ति को बोला जाता था कि इस कढ़ाई में आप क्या कीजिए, आप हाथ डालिए, अगर हाथ जल गया तो आप दोषी होंगे, और हाथ नहीं जला तो आप दोषी नहीं होंगे। तो इस प्रकार की दिव्य परीक्षाएं थी सभी। ठीक है, तो इतना नहीं देखना है हमें, बस इतना ध्यान रखना है कि दिव्य परीक्षाओं का संबंध गोरखों से था। और इस प्रकार की जो परीक्षाएं थी गोरखों ने जानबूझ के रखी थी, केवल एक दिखावे के तौर पर कि हम क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं जनता के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बकवास स्पर्धा थी एकदम, और इन परीक्षाओं से कई लोगों को होके गुजरना पड़ा था। एक हर सेवक थे, ठीक है, हर सेवक महंत थे गुरु राम राय के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। उनको भी इस परीक्षा से गुजरना पड़ा, और उनके दोनों हाथ जल गए थे। अब देखते हैं, ये परीक्षा तब ली जाती थी, ये दिव्य परीक्षाएं तब ली जाती थी जब कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलता था, नहीं तो मौखिक बयान के द्वारा विवादों के कारणों का पता लगाया जाता था। यदि किसी गवाह के बयान पर शंका पैदा होती थी तो उसे हरिवंश, जो कि महाभारत का एक भाग है, की कसम खाने को बोला जाता था। तो ये परीक्षाएं कब ली जाती थी, जब कोई गवाह नहीं मिलता था, चश्मदीद मतलब आंखों के सामने का कोई गवाह नहीं मिलता था जिसने वो घटना देखी हो। नहीं तो फिर क्या होता था, मौखिक बयान के द्वारा विवादों का कारण पता लगाया जाता था। गवाह के बयान पर शंका पैदा होगी तो उसे हरिवंश, महाभारत का एक भाग की कसम खाने को बोला जाता था। फिर होती थी हमारी दिव्य परीक्षाएं। तो दिव्य परीक्षाएं तो मात्र एक दिखावा थी। ठीक है, अब देखते हैं, ट्रेल ने स्टेटमेंट दिया, गंभीर अपराध पर हाथ व नाक काट दी जाती थी। तो ट्रेल ने लिखा है कि गंभीर अपराध पर हाथ व नाक काट दी जाती थी गोरखों के समय।
देहरादून स्थित गुरु राम राय मंदिर के महंत श्री हर सेवक पर गोरखों ने हत्या का आरोप लगाया और उनको भी दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ा। कड़ाई दीप की इस परीक्षा में महंत के दोनों हाथ जल गए और हाथों का जलना अर्थात अपराध सिद्ध होना, ये मैंने बता दिया आपको। तो ध्यान रखेंगे देहरादून के किस महंत को दिव्य परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था, तो हर सेवक को। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हर सेवक ध्यान रखेंगे आप नाम। गोरखों के समय ये हुक्म जारी हुआ था कि कोई भी औरत छत पर नहीं चढ़ेगी और बिना छत पर चढ़े कोई भी भला कोई काम हो नहीं सकता था औरतों का, कपड़े सुखाने कुछ भी कई चीजें हैं। और मान लीजिए गोरखों ने ये देख लिया किसी औरत को छत पर चढ़ते हुए, तो उनसे टैक्स लिया जाता था, जुर्माना लिया जाता था। तो गोरखों के समय में इस प्रकार के उटपटांग काम भी हुए। तो छत पर जाने का हुक्म नहीं था औरतों को गोरखों के समय। अब देखते हैं गोरखों की आय के साधन। तो गोरखों की आय के सबसे जो प्रमुख साधन था वो था भू राजस्व। गोरखों ने क्या किया, चंदों की 36 रकम 32 कलम की प्रथा को समाप्त कर नए कर लगाए। तो चंदों की जो 36 रकम 32 कलम प्रथा थी, ये मैंने आपको चंदों के समय पढ़ा दिया था। कुल मिला के 68 प्रकार के कर हुआ करते थे, ठीक है। 36 प्रकार के कर तो राजस्व के लिए वसूले जाते थे और 32 प्रकार के कर अपनी जेब भरने के लिए वसूलते थे कर्मचारी। तो ये टैक्स किसके समय थे, चंदों के समय। और गोरखों ने इन चंदों की इस प्रथा को खत्म किया और अपने नए कर लगाने शुरू कर दिए। बहता कर, ठीक है। तो बहता कर था, अब थोड़ा टैक्स देख लेते हैं, कुछ 15-20 टैक्स हैं महत्वपूर्ण, इनको याद रखना जरूरी है। तो छिपाई गई संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता था। तो गोरखों के समय क्या था, छिपाई गई संपत्ति पर टैक्स लगाया गया। मान लीजिए होता क्या था, गोरखों ने इतने सारे टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे, लोगों ने अब क्या किया, एक नीति बनाई कि अपने धन को क्या करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, जमीन में गाड़ कर हम छुपाएंगे, ताकि गोरखों को पता ना लग सके कि हमने पैसा कहाँ छुपाया है। लेकिन गोरखों को पता लग जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, जमीन में अपनी संपत्ति को छुपा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नया टैक्स लगा दिया, बहता कर, कि भैया जो संपत्ति अगर हमें जमीन के नीचे मिल गई या किसी ने भी अपनी संपत्ति कहीं पर भी छुपाई है, तो छिपाई गई संपत्ति पर भी हम टैक्स लेंगे और उस टैक्स को कहा जाता था बहता कर। अब बहता कर कैसे याद रखेंगे आप, लास्ट वीडियो में मैंने बता, वैसे यूट्यूब में जो मैंने वीडियो डाली है वहां पर भी बता रखा है। तो बहता कर मतलब एक दिन सभी संपत्ति ने बह जाना है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एक दिन सभी की संपत्ति बह जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी को इस दुनिया से जाना है, तो सब कुछ बह जाएगा, हम हो या संपत्ति हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बहता कर, छिपाई गई संपत्ति पर लगने वाला टैक्स। सोनिया फागुन उत्सव के खर्च के लिए लिया जाता था टैक्स, ठीक है। सोनिया फागुन उत्सवों के खर्च के लिए लिया जाता था। भैंसे व बकरे लिए जाते थे इसमें। तो ध्यान रखेंगे सोनिया फागुन भी महत्वपूर्ण है। उत्सवों के खर्च के लिए गोरखा शासनकाल में कौन सा टैक्स लिया जाता था, सोनिया फागुन। सलामी, अफसरों को दिया जाने वाला नजराना। ऐसे मान लीजिए हम क्या हैं, अपने आप को क्या मान लीजिए, गोरखा सेना के अधीन मान लीजिए, और जैसे आपको कोई अफसर दिखेगा तो आपको सलामी के तौर पर कुछ ना कुछ उसको नजराना देना होगा, कुछ ना कुछ आपको उसको देना होगा। तो जब अफसर आएगा कोई तो उसे सलाम तो ठोकना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सलामी क्या होता था, अफसरों को दिया जाने वाला नजराना। मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपको कोई अफसर दिख गया, तो आपको उसको सलामी के तौर पर क्या देना होगा, कुछ ना कुछ नजराना देना होगा, कुछ ना कुछ देना होगा आपको बस। टीका भेंट, ठीक है। तो ये तो सरल है, टीका भेंट तो याद हो जाएगा यार, विवाह और शुभ अवसरों के समय। तो विवाह में क्या होता है, टीका तो लगता ही है, शुभ अवसरों के समय भी आप देखते होंगे टीका लगता है। तो टीका भेंट कब होता है, विवाह और शुभ अवसरों के समय लिया जाने वाला टैक्स। रहता कर, जो जो गांव में रहता था तो वो अगर भाग जाए तो उस पर लगाया जाता था रहता कर, ठीक है। बहता कर अलग है, बहता छिपाई गई संपत्ति पर, और रहता गांव में जो रहता था उसके भागने पर, गांव छोड़ के अगर वो भाग जाता था, तो अगर वो पकड़ में आ गया तो भैया उस पर कौन सा टैक्स लगता था, रहता कर, गांव छोड़ के भागने पर। पुंगाड़ी कर भूमि कर था, सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था और सालाना 1.5 लाख की कमाई होती थी इस पुंगाड़ी कर से। तो गाड़ी गाड़ी कहाँ चलती है, भूमि में, ये भी मैंने आपको बता रखा है, गाड़ी कहाँ चलती है, भूमि में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, गाड़ी कहाँ चलती है, भूमि में। तो भूमि करता कौन सा, पुंगाड़ी। और सैनिकों का वेतन दिया जाता था इसी से, गाड़ी में बैठ के वेतन बांटा जाता था। इस प्रकार से आप कहानी अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। गाड़ी में बैठ के प्रत्येक सैनिक के घर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उनको, उनके सैनिकों का वेतन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। टौंड कर, तान कर या कपड़ा कर। तो तान कर से आप याद रख सकते हैं तन कर। तो तन का मतलब क्या होता है, शरीर, और शरीर पे क्या पहनते हैं,
कपड़ा, कपड़ा कैसे बनता है? चरखे करघे से। तो टांड कर, तान कर या कपड़ा कर, चरखे करघे में कर। तो ठीक है, चरखे करघे में लगने वाला जो कर होता था उसे कहा जाता था टांड कर, तान कर या कपड़ा कर। मरो, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। जिसका पुत्र नहीं होता था उस व्यक्ति से कौन सा टैक्स लिया जाता था? मरो। बड़ी दिक्कत है यार, किसी का पुत्र ही नहीं हो रहा तो उससे भी टैक्स ले रहे हैं। तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला टैक्स कौन था? मरो। मौकर या घर ही पिछही, प्रति परिवार से लिया जाता था 2 रुपए। तो परिवार से लिया जाने वाला टैक्स, तो प्रत्येक परिवार से लिया जाता था मौकर। मांगा, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया और युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में। तो आवश्यकता पड़ने पे लिया जाता था टैक्स। चंदों के समय भी पढ़ा था हमने, तो युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में से लिया जाता था। मान लीजिए कभी युद्ध छिड़ जाता है तो गोरखा सेना क्या करती थी? मांगा टैक्स मांगती थी और प्रत्येक नौजवान से ये टैक्स लिया जाता था। मिजारी कर किसे लिया जाता? शिल्प कर्मियों, अछूतों व जगरिया ब्राह्मणों से। पगड़ी, संपत्ति जमीन के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर। पगड़ी आपने आजकल भी सुना होगा, जब भी हम कोई दुकान में जाते हैं ना, दुकान लेते हैं जैसे आप, तो वहां पर पगड़ी देनी पड़ती है आपको स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको कुछ रुपये जमा करना पड़ता है, उसके बाद आपका किराया तो आपको हर महीने देना ही होगा। पगड़ी की जो प्रथा है, अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए आप दुकान लेने जाते हैं कहीं, तो वहां पर जो दुकान वाला होगा वो आपसे क्या करेगा? पहले पगड़ी ले लेगा, 1 लाख 2 लाख जितनी भी पगड़ी ले लेगा। आपने वो पगड़ी जमा कर दी, उसके बाद क्या होता है, आपका किराया शुरू होगा 4,000 5,000 जितना भी किराया होगा। और जिस दिन आप दुकान छोड़ेंगे ना, तो उस दिन आपको वो 1 या 2 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो ये होता है पगड़ी का सिस्टम। तो संपत्ति या जमीन के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर था पगड़ी कर। तो संपत्ति या जमीन के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर। मेजबानी दस्तूर, प्रजा की सुरक्षा की खातिर। गोरखों ने बोला भैया आप लोग हमारे अधीन तो हो, लेकिन अगर कल के दिन कोई बाहर से आक्रमण करेगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? हम ही करेंगे। हमारा ही उत्तरदायित्व है तुम्हारी रक्षा करना, और इस रक्षा के लिए, इस सुरक्षा के लिए हम तुमसे एक टैक्स लेंगे, मेजबानी दस्तूर। तो मेजबानी दस्तूर किस लिए लिया गया? प्रजा की सुरक्षा की खातिर। अधनी दफ्तरी, राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था अधनी दफ्तरी। दोनिया कर, भाबर में पहाड़ी पशु चारकों से वसूला जाता था। दोनिया कर किस में वसूला जाता था? पहाड़ी पशु चारकों से। कुशही कर, ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों पर भी गोरखों ने टैक्स लगाया, ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया, और गोरखों ने कहा कि ब्राह्मणों के क्या पूजे जाते हैं? सर पूजे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के टैक्स भी देखने को मिलते हैं हमें। तो टैक्स प्रणाली से इतना ही। एक टैक्स और था, नाम याद, जनिया सुनिया। ठीक है, जनिया सुनिया। तो जनिया सुनिया टैक्स था, राज्य के कर्मचारियों से राजस्व के संबंध में पूछने पर लगता था टैक्स। इसे भी लिख लेंगे, राज्य के कर्मचारियों से राजस्व के संबंध में पूछने पर जनिया सुनिया टैक्स लगाया जाता था। और जितने भी ये टैक्स थे, मान लीजिए कोई टैक्स अगर नहीं दे पाता है, ठीक है, जितने भी मैंने आपको टैक्स बताए, मान लीजिए कोई टैक्स नहीं दे पाता है, तो इन व्यक्तियों को मैदान में ले जाया जाता था, जो व्यक्ति टैक्स नहीं देते थे, और मैदान में मंडियों में ले जाकर इन्हें 10 रुपए से 150 रुपए में बेच दिया जाता था इन लोगों को। और हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास ब्रिटिश चौकी के निकट हमेशा 3 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को बेचा जाता था। 3 वर्ष से 30 वर्ष तक के व्यक्तियों को बेच दिया जाता था यदि ये टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक है वो है भोजन। भोजन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। मांस मदिरा प्रेमी, सुअर का मांस विशेष प्रिय है इनको। दसाई का त्योहार इनका प्रिय त्योहार है, और इस त्योहार में ये मुर्गों व बकरों की बलि देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, गोरखों का प्रिय त्योहार क्या है? दसाई का त्योहार या दशहरे का त्योहार। 1857 की क्रांति में जहां हिंदुओं ने सुअर व गाय की चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया, वहीं गोरखों ने चर्बी लगे कारतूसों की मांग की थी। धर्म की बात करें तो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानते हैं, और दुर्गा माँ को शक्ति की देवी मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, तो दुर्गा माँ को क्या मानते हैं? शक्ति की देवी मानकर पूजा करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा अब, वो होगा आंग्ल गोरखा युद्ध। तो 1 या 2 वीडियो में आपका गोरखा शासन समाप्त हो जाएगा। गोरखों से संबंधित 20-25 फैक्ट होंगे जो अलग होंगे, वो मैंने यूट्यूब में भी नहीं करवाए थे, तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आंग्ल गोरखा युद्ध हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम टिहरी रियासत या ब्रिटिश शासन पे चर्चा करेंगे।